आकाशवाणी @9090। जैसलमेर की सुनहरी रेत पर हवाओं में गूंजती है एक आवाज, हमारी अपनी आवाज जो दिलों को छूती है। 29 साल का सफर, विश्वास और स्नेह का सफर। आकाशवाणी जैसलमेर, आपके साथ आपके आवाज। रेगिस्तान की कहानी सुनाती, हमारे गीत संगीत को महकाती। आकाशवाणी जैसलमेर। श्रोताओं नमस्कार। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1923 को एक रेडियो क्लब के द्वारा, और वही रेडियो क्लब आगे चलकर 1927 में IBC के तहत यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने शुरुआत की थी प्रसारण की, और 1936 में यही IBC बन गया AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, और 1956 में AIR का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। और यही आकाशवाणी वर्षों से हमारे देश की सेवा करता रहा है। भारत में रेडियो के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम अपने श्रोताओं से, वरिष्ठ नागरिकों से रेडियो के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे कि विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें रेडियो का कितना बड़ा योगदान रहा है। और आज हमारे साथ हैं श्री लक्ष्मी नारायण नागौरी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर। सर, हम आपका अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हम शुरुआत करते हैं रेडियो के उस संकल्प की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि जब से रेडियो ने अपना सफ़र भारत में शुरू किया तो सफ़र किस प्रकार से हर वर्ग की सेवा की है। भारत में जब से रेडियो प्रारंभ हुआ है उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन भी अपने प्रखर गति से चल रहा था, और 1947 में जो दुखद विभाजन हुआ उसके बाद से राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए और विकसित भारत के संकल्प को लेकर पूरे राष्ट्र में एक संकल्प था कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के दर्जे तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि तकनीक दृष्टि से भारत उतना पश्चिमी देशों की तुलना में, रशिया की तुलना में इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन फिर भी भारत की उस समय जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान रहा है। अखबार और प्रिंट मीडिया ये पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थे। बिल्कुल। रेडियो एक ऐसा माध्यम था जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में, ढाणियों में, पहाड़ की चोटियों में, वन कंदराओं में रहने वाले लोगों तक, सीमावर्ती क्षेत्रों तक के भी समस्त प्रकार के लोगों के पास में, शहरी क्षेत्र में, मध्यम वर्ग में, उच्च वर्ग में, सबके लिए एक तो मनोरंजन का साधन था, दूसरा उसके साथ साथ सूचनाओं का बड़ा अधिकृत तंत्र था। उस समय हम सब लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा कि 71 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 1962 का युद्ध हुआ। शत्रु देश की सेनाएं अनेक प्रकार के वहाँ का तंत्र प्रोपेगेंडा करता था। जनता का मनोबल मजबूत रहे, इस दृष्टि से आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों को जनता बहुत ध्यान से सुनती थी और उसकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होता था। राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने से लेकर किसानों के लिए किसान वाणी का शुरुआत करना, लोक कलाकारों के लिए स्थानीय लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय स्टेशनों से उनको
प्लेटफॉर्म प्रदान करना, सांस्कृतिक गतिविधियां करना, कृषि के क्षेत्र में नवाचार करना, किसानों को बताना, विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स करके उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना और जीवन का उद्देश्य और संकल्प क्या होना चाहिए, इस बात को लेकर रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे बड़ा खूबसूरत पक्ष इसका यह है कि समाज के सभी वर्गों में समान रूप से स्वीकार्य और लोकप्रिय यंत्र रहा है। आज भी लगभग देश के 99% जनसंख्या को ये कैटर करता है, वहाँ तक इसकी पहुँच है। हालांकि आज के समय में टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और अन्य अनेक प्रकार के संसाधन होने के बावजूद भी ये काल बाह्य नहीं हुआ है, आउटडेटेड नहीं हुआ है। इसकी आज भी उतनी ही ज़्यादा उपयोगिता है और उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिकता है। आज भी लोग इसको बहुत चाव से सुनते हैं और सुनने के बाद में ही इसको अधिकृत मानते हैं। अन्य संसाधनों की उतनी विश्वसनीयता लोग नहीं मानते हैं जितनी कि आकाशवाणी की विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विश्वसनीयता के मामले में रेडियो आज भी यूँ कहें कि अन्य माध्यमों से बहुत आगे है। और हम बात करें आज़ादी से पूर्व की, उस समय हमारे जो शिक्षण संस्थान इतनी अधिक संख्या में नहीं थे और इतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास कि वो दूर दराज के इलाकों में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकें। उस समय जो बच्चे घर पे रहते थे और किसी घर में अगर रेडियो आ गया तो जो स्कूली शिक्षा भले ही प्राप्त नहीं कर पाई हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो समाज में जो रेडियो से जुड़े हुए थे कितने अलग होते थे उन बच्चों से जो रेडियो नहीं सुन पाते थे। उनका समाजीकरण बहुत उच्च स्तर का होता था, सोशलाइजेशन इस लेवल का होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से हम लोगों का संपर्क रहा है, मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, सीमावर्ती क्षेत्र से। हर एक व्यक्ति के पास में भी उस समय रेडियो भी सुलभ नहीं था। प्रारंभिक दौर में रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, उसका भी वार्षिक शुल्क चुकाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन होता था। धीरे धीरे ये सारे रेगुलेशन इरेज हुए और आम आदमी तक इसकी पहुंच बनी। लेकिन जब मुख्य समाचारों का समय होता था उस समय चौपाल में ग्रामीण लोगों का झुंड आता था और वो लोग केवल खबरें सुनने के लिए उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे कि आज की मुख्य खबर क्या है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन से लेकर संचार के साधनों को लेकर कृषि के संबंध में रेडियो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी इसकी भूमिका बहुत उपयोगी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज भी उपयोगिता रेडियो की है क्योंकि अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो रेडियो ही है और रेडियो से जो भी कुछ प्रसारण हुआ वो समाज के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए। और वो जो एक समय था, आपको याद होगा कि हम मात्र रेडियो पर ही निर्भर थे सूचना तंत्र के लिए। आपने जैसा कहा कि अखबार गांव तक नहीं पहुंचते थे, तो हमें जैसे कि रेडियो के माध्यम से ही पता चलता था कितना देश का विकास हो रहा है, कौन प्रधानमंत्री बना है, कौन मुख्यमंत्री है। तो रेडियो ने जो सूचनाएं देश के कोने कोने में पहुंचाई, इतना क्या आप सोचते हैं जो ये सेवा की है ये देश के विकास में कितना योगदान रहा है? जो रेडियो सुन करके लोग आगे बढ़े हैं, आपके नज़र में रेडियो का योगदान देश के विकास में कितना रहा? देश के नवनिर्माण में रेडियो की बड़ी भूमिका रही है और समाज के हर वर्ग को, महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम देना, युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम देना, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और यहाँ तक कि आर्थिक मुद्दों पर भी लोगों में वित्तीय साक्षरता उत्पन्न करने में रेडियो की बड़ी भूमिका रही है। और सबसे बड़ी बात मैं शामिर जी जो कहना चाहता हूँ कि अखबारों को, टीवी को अपने प्रसारण में कई बार अपने द्वारा प्रसारित बातों का खंडन करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे जहाँ तक जानकारी का विषय है, मुझे याद नहीं कि कभी रेडियो से प्रसारित किसी भी बात का रेडियो स्टेशन से कभी खंडन आया हो, क्योंकि बिना अधिकृत सूचना के किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा या किसी प्रकार का प्रचार प्रसार रेडियो स्टेशन नहीं करते हैं और यही हमारी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ बिल्कुल। और एक बात और है रेडियो के बारे में कि जिस प्रकार से रेडियो ने ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया,
उसी तरह से लोगों को इंटरटेन भी किया है हमारे देश के लोगों को। अब दूर दराज के क्षेत्र में किसान है या भेड़ बकरी चराने वाला है, वहाँ कुछ साधन नहीं हुआ करते थे, एक बकरी चराने वाला रेडियो अपने कंधे पे लटकाए हुए इंटरटेनमेंट भी कर रहा है और दुनिया की एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जो उसको सही सूचना दे रहा है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जैसे आपने कहा कि हर क्षेत्र के लिए कार्य तो किया है रेडियो ने, कोई सा वर्ग हो, लेकिन अगर हम बात करें जो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान अधिक रहा है या दोनों ही क्षेत्रों में बराबर रहा है? प्रारंभिक दौर ऐसा था कि जिसमें संचार के माध्यम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई ज़्यादा भेद नहीं था, क्योंकि शहरों तक भी उस समय टीवी नहीं पहुंच पाया था, केवल रेडियो ही सूचना का तंत्र हुआ करता था। मोबाइल भी बहुत लेट आया हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेत में हल चलाते हुए गाने सुन रहा है, कृषि संबंधी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कई प्रकार के नवाचार करने में वो सक्षम होता था। इसके साथ साथ बॉर्डर पर सीमावर्ती क्षेत्र में भारत माँ की सपूत जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा के लिए तैनात होते थे, उनका मनोबल बढ़ाने में देशभक्ति के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहता था और उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूती को प्राप्त करता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन के हर एक आयाम को चहुमुखी विकास के लिए रेडियो की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल श्रोताओं, आज हमारे साथ रेडियो के हमसफ़र हैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी जी, और हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही हैं। और इस पड़ाव पर नागौरी जी, आपको याद होगा रेडियो के माध्यम से फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम होते थे और जिन लोगों की फरमाइश रेडियो उनके नाम के साथ पूरी करता था वो बड़े खुश होते थे। वो दौर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं और आज आपकी फरमाइश पर यानी रेडियो के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को एक गीत सुनाना चाहें तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इस समय सबसे प्रासंगिक गीत जो मुझे ध्यान में आता है, मेरी पसंद का है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना श्रोता जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, और माहौल भी है जो हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं नागौरी जी की पसंद पर यह गीत। ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो वालों हिंदुस्तान है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। तो श्रोताओं, रेडियो के हमसफ़र कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नागौरी जी, और हम रेडियो की बातें कर रहे हैं। रेडियो ने किस प्रकार देश के विकास में योगदान दिया है। और देखिए, कोई भी देश तब तक ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, विकसित नहीं हो सकता, जब तक उस देश में सूचना तंत्र मजबूत ना हो। और
शुरुआत जो सूचना तंत्र की थी वो रेडियो के माध्यम से हुई थी। जन जन को जोड़ा था। रेडियो ने न सिर्फ एंटरटेनमेंट का काम किया है बल्कि पूरे देश को एकजुट करने का कार्य भी किया है। आज रेडियो बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। तो रेडियो से जो श्रोता उच्च क्वालिटी के प्रोग्राम सुनते हैं उससे देशभक्ति जागृत होती है। जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय पर्व आता है उससे पूर्व रेडियो से बहुत सारे ऐसे गीत शुरू हो जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कोई राष्ट्रीय पर्व आने वाला है। हमारे सांस्कृतिक त्यौहार आते हैं जैसे रक्षाबंधन तो उसके गीत बजने जाते हैं। तो माहौल जो रेडियो ने बनाने का कार्य किया है वो अपने आप में श्रोताओं के लिए, हमारे देश के लिए वो बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी पूरे देश को एकजुट करने के लिए। तो नागौरी जी, हम आपसे जानते हैं कि रेडियो ने कला संस्कृति इनका संरक्षण तो किया है, साथ में देश की जनता को, यानी आपने जैसा बताया कि 99% लोगों तक रेडियो की पहुंच है और पूरे देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधने का रेडियो ने किस प्रकार कार्य किया है? मैं आपको श्यामवीर जी एक उदाहरण देता हूं, आपके भी ध्यान में आ जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और रंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की थी कि हामी सुभाष बोलची। मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूं और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसके माध्यम से भारत में रहने वाले लोगों का उन्होंने आह्वान किया था। आज़ादी आई, उसके बाद में आज भी और वर्षों तक जब टीवी और ये अन्य संचार माध्यम विकसित नहीं हो पाए थे, दूरदर्शन वगैरह, तब तक भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी राष्ट्र के नाम संबोधन है वो रेडियो के माध्यम से ही जारी करते थे। और कभी महत्वपूर्ण घोषणाएं होती थी या राष्ट्र के नाम कोई संदेश देना होता था तो राष्ट्रपति महोदय रेडियो स्टेशन के माध्यम से ही अपना संदेश भारत की जनता को देते थे। और केवल भारत की जनता को नहीं, सारी दुनिया को भी संदेश देने का काम भारत के नेतृत्व ने रेडियो के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की सुदृढ़ता में, नवनिर्माण में रेडियो स्टेशंस का, रेडियो का बहुत बड़ी भूमिका रही है, आज भी है और शुरुआत से इसका बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हमारे राजनेताओं ने रेडियो के महत्व को समझा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल से ही रेडियो के महत्व को समझकर अपने मन की बात के माध्यम से रेडियो से जुड़े और आज तक वो रेडियो पर अपने मन की बात कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि पहली जो घोषणा, पहला भाषण लाल किले से जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने दिया था वो रेडियो के माध्यम से पूरे देश ने सुना था। आज तो बहुत सारे माध्यमों से लोगों तक प्रधानमंत्री का जो लाल किले की प्राची से भाषण होता है वो पहुंचता है, लेकिन पूर्व में सिर्फ रेडियो ही था। और आपको याद ही होगा और सब लोगों के, देशवासियों को, कि बहुत सारे हमारे जो युद्ध काल जैसे आपने कहा था तो रेडियो ही माध्यम था। और जहाँ पर हम बात करें सरहद की, सरहद पर एकमात्र जो मनोरंजन का साधन होता है, सूचनाओं का साधन होता है, आज भी जो हमारे सैनिक खड़े हैं उनके लिए रेडियो ही होता है। तो रेडियो का महत्व तो ना सिर्फ सैनिकों के लिए उतना है, उतना ही किसानों के लिए है, उतना ही विद्वान लोगों के लिए। तो आपसे जानना चाहते हैं हम कि बहुत सारे विद्वान रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते रहे। महात्मा गांधी भी रेडियो पे आए थे। वो रेडियो के लिए कितने सुखद क्षण हुआ करते थे जब बहुत सारे विद्वान रेडियो पर आते थे। विद्वानों के द्वारा अपने विचारों से सामान्य नागरिक को लाभान्वित करने का, वहाँ तक विचार को पहुँचाने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम था, जन जागरण का विषय था। उनका देश के विकास में सकारात्मक योगदान बना रहे। विभिन्न प्रकार के साहित्यकार, विभिन्न प्रकार के लेखक, अनेक प्रकार के संपादक, विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, कृषि जगत के निष्णात विद्वान, ये सब लोग किसी न किसी माध्यम से रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे हैं। जैसा आपने बताया कि भी राष्ट्र के नाम संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों को संबोधित किया। वो केवल संबोधन नहीं था, लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम से सीधी जुड़े। सभी लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, सभी लोग उस कार्यक्रम को देख नहीं सकते, तो गांव ढाणी का, पहाड़ की कंदरा में रहने वाला व्यक्ति भी ये महसूस करे कि मेरे राष्ट्र का आज स्वतंत्रता दिवस है, मेरे राष्ट्र का आज गणतंत्र दिवस है और मैं उसके कार्यक्रमों से अनभिज्ञ नहीं रहूं। इस नाते रेडियो के माध्यम से जो प्रसार होता था उसमें लोग अपने आप को ऐसा गौरवान्वित महसूस करते थे जैसे मैंने खुद ने वहाँ पहुंचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, और उसकी जानकारी में भी बढ़ोतरी होती थी।
और देश के प्रति लगाव और प्रतिबद्धता में भी उसका एक नया संकल्प होता था। इसलिए रेडियो का विद्वानों का तो योगदान रहा ही रहा है, सामान्य व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने में बहुत बड़ा योगदान रेडियो संस्कृति का रहा है। न सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया है, और एक बात और है, जो स्थानीय हम बात करें संस्कृति होती है, जैसे कि हमारे लोकगीत हैं, हम जैसलमेर की बात करें या हम अन्य क्षेत्रों की पहाड़ी लोकगीत, कश्मीर के लोकगीत, उन सब के जो संरक्षण किया, उन कलाकारों को रेडियो बुलाता है, उनकी रिकॉर्डिंग करता है, उनका प्रसारण करता है, और उनकी रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित हमारे पास रहती है। तो रेडियो ना सिर्फ यूँ कहें कि एक एंटरटेनमेंट का साधन है, बल्कि यूँ भी कह सकते हैं कि हमारी लोक संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जो हमारा आर्काइव है जो आकाशवाणी का, वो बहुत बड़ा हो चुका है। जब से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, तो जो बहुत महान लोगों के जो साक्षात्कार हैं वो भी हमारे पास सुरक्षित हैं। तो हम इस दृष्टि से, आपको जैसे कि कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है, तो आकाशवाणी की भी एक लाइब्रेरी है, इतनी रिच है को उसका अब हम लाभ उठाना चाहें, समाज के लिए पुराने लोगों के विचार हैं, तो किस प्रकार से उठा सकते हैं? उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अपने संग्रहालय में जो पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनका हम श्रवण कर सकते हैं। समय समय पर रेडियो स्टेशंस को उनका पुनः प्रसारण करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जो दिवस आए जिस दिन उनका लिया गया था, या उनका कोई स्मरण दिवस हो, कोई बलिदान दिवस हो, उस दिन हमारे को उनके महत्वपूर्ण उद्बोधनों को पुनः प्रसारित करना चाहिए कि आज से 20 साल पहले किसी वैज्ञानिक ने भारत की प्रगति के बारे में क्या कहा, किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने क्या संबोधन दिया, किस प्रकार की परिस्थितियाँ रही। दूसरी मैं सबसे बड़ी बात आपको जो बताना चाहता हूँ कि उस समय ओलंपिक भी होते थे, उस समय क्रिकेट के मैच भी होते थे, हॉकी के मैच भी होते थे, हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो लोगों तक उसका सीधा प्रसारण पहुँचना, और लोग बिल्कुल रेडियो को कान से लगाए रखते थे कि भाई किस समय क्या परिवर्तन हो रहा है, भारत की खेल इकाई का क्या परफॉर्मेंस है, किस प्रकार की प्रगति है, हम दबाव में तो नहीं खेल रहे हैं। और हर आदमी अपने आप को बहुत गहराई से खेलों से भी जोड़ने में रेडियो की बड़ी भूमिका रही है। खेलों का जो बढ़ावा दिया है हिंदुस्तान में, भारत में, वो रेडियो का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे क्रिकेट कमेंट्री हो, फुटबॉल हो, ओलंपिक हो, सब खेलों का रेडियो ने प्रसारण शुरू किया था। बाद में जो दूरदर्शन आया उसके माध्यम से लोगों ने उन खेलों को देखा भी। और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हो रही है, बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, और इस पड़ाव पर हम चाहते हैं कि एक आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवाया जाए। एक गीत पुनः मैं आपको याद करवाता हूँ। मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तानी, दिल है मेरा हिंदुस्तानी, ऐसा करके बिल्कुल ये बहुत लोकप्रिय गीत था। ये ना सिर्फ भारत में लोकप्रिय हुआ था बल्कि रसिया में बहुत बड़ा लोकप्रिय हुआ था। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं नागौरी जी की पसंद पर ये गीत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने।
बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। तो सच में रेडियो का योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है हमारे देश के लिए। और जो विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है कि भारत जल्दी ही विकसित बनेगा, और रेडियो और क्या महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है अपने देश के लिए। परिवर्तन के इस अमृतकाल में रेडियो के समस्त श्रोताओं से और कार्यक्रम संचालित करने वाले लोगों से अनुरोध है कि अपने स्वदेशी संसाधनों पर विश्वास करें और जहां तक उपयोग हो सके उनका अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत देश ही दुनिया के सामने बहुत बड़ी ताकत बनकर खड़ा हो सकता है। और भारत के लिए आज वो एक समय की मांग भी है। अभी जो चुनौतियां आ रही है वो अलग प्रकार की है। 70 के दशक में रक्षा संबंधी चुनौतियां थी। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा किस कुशलता से हमारे सेना ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसका सामना किया। तो अब यह तो लग सकता है कि मोटे मोटे तौर पर हमारी सीमाएं सुरक्षित है, लेकिन लगातार सनद रहना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक दृष्टि से मजबूती भी बहुत ज़रूरी है और उसके संदर्भ में हमको इस प्रकार के कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने चाहिए। आर्थिक देशभक्ति का युग है ये, अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो। बाकी देशभक्ति के बहुत सारे आयाम है। देशभक्ति कभी टुकड़ों में नहीं हो सकती, लेकिन उसमें सबसे जो उपेक्षित पक्ष रह जाता है आर्थिक, वो आर्थिक पक्ष रह जाता है। तो इसलिए हमको इस समय तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से राष्ट्रीयता की तरफ सोचना चाहिए और उसमें रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो नागौरी जी का संदेश रेडियो के लिए यही है कि विकसित भारत की जो हमने कल्पना की है उसमें यदि रेडियो हमारे देश के लोगों को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे सके और लोगों को ये समझा सके कि वित्त के बिना यानी हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, हमें संबल बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें वित्तीय साक्षरता, वित्त का मैनेजमेंट हमें ज़रूर करना होगा। और मैं चाहूँगा कि रेडियो इसमें अपनी बखूबी भूमिका निभाएगा और जो हमने विकसित भारत की कल्पना की है और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से इसको आगे बढ़ाकर पूरा करने का कार्य करेगा। नागौरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी @9090। जैसलमेर की सुनहरी रेत पर हवाओं में गूंजती है एक आवाज, हमारी अपनी आवाज जो दिलों को छूती है। 29 साल का सफर, विश्वास और स्नेह का सफर। आकाशवाणी जैसलमेर, आपके साथ आपके आवाज। रेगिस्तान की कहानी सुनाती, हमारे गीत संगीत को महकाती। खेती बाड़ी से लेकर समाचारों तक, हमारी धरोहर से लेकर ज्ञान की बातों तक। आकाशवाणी जैसलमेर।